जिंदाबाद, हमारी ताकत जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारे सपने जिंदाबाद। उत्तर पूर्व से जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तरांचल से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड से लेकर बिहार, बंगाल से लेकर गुजरात, राजस्थान से लेकर आज यहाँ आए हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के साथी भी। और ये एक बहुत खुशी की बात है कि आज भी हम लोग एक हैं और आज भी हम लोग न थके हैं, न धके हैं, न हारे हैं। तो आज ये 10वां द्वैवार्षिक अधिवेशन होते हुए याद आती है कि 20 साल पहले एक छोटा सा समूह, केवल 10 लोगों का, जिसमें स्वर्गीय ओम प्रकाश रावल जी थे, जो बहुत ही जाने माने समाजवादी भूतपूर्व मंत्री हम उनको कहते थे, तो गुस्सा होने वाले ऐसे एक कार्यकर्ता थे, नेता नहीं थे। और विनोद रैना जी थे, जो भी हमारे बीच में आज नहीं रहे, जो जन विज्ञान के अगुवा थे। लेकिन ये सब साथी जब भोपाल में हम सब बैठे थे, तब एक पार्श्वभूमि थी, परिप्रेक्ष्य था हरसूद के 35,000 जन संगठनों के साथियों के सम्मेलन का। नर्मदा किनारे 28 सितंबर 1989 में हुए उस संगठन ने एक जन विकास की परिभाषा लाना तय किया और नारा दिया, विकास चाहिए, विनाश नहीं। विकास चाहिए, विकास चाहिए। आज वो नारा देने की जरूरत अधिक महसूस हो रही है, पर उस समय बाबा आमटे जी उपस्थित थे। आज बाबा आमटे जी के जन्म शताब्दी के साल में ये अधिवेशन हुआ है। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। उनसे प्रेरणा लेकर न केवल नर्मदा आंदोलन ने, पर देश के बहुत सारे आंदोलन ने, सांप्रदायिकता के विरोध में लड़ने वालों ने, पंजाब और जम्मू कश्मीर तक हिंसा न होने देने के लिए संकल्पबद्ध लोगों ने आज भी उन्हें याद करना है। हम उनका सम्मान उनकी अनुपस्थिति में करेंगे क्या, ये सवाल मन में छाया हुआ है। लेकिन बाबा आमटे जी जैसे व्यक्तियों ने भी हरसूद में जो अगुवाई की, उसमें ठाकुरदास जी बंग थे, उसमें सिद्धराज जी ढड्डा थे और कई सारे साथी, शबाना आजमी तक उपस्थित थे। साथियों ने उस समय ही ये व्यक्त किया था, न केवल संदेह बर विश्वास कि इस देश की जंगल, जमीन, पानी, खनिज और मत्स्य संपदा की भी जो लूट होगी, जल की और नदियों की जो छटनी होगी, वो इस देश को भुगतना बहुत मुश्किल होगा। और इसीलिए नर्मदा को ही नहीं, हर जगह के संगठनों को एकत्रित आकर एक ताकत बनाकर विकास की गलत, झूठी, अन्यायपूर्ण, विषमतावादी और विस्थापन लाने वाली, गैर बराबरी बढ़ाने वाली अवधारणा को चुनौती देने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। हरसूद के बाद जो जन विकास आंदोलन नाम का समूह गठित हुआ, वो भी कुछ समय तक चला। SR हिरेमठ जी थे, श्रीपाद धर्माधिकारी जी थे, हमारे युवा साथियों ने उसको आगे लेते हुए आखिर में वो समय आया जबकि 1991-92 में एक रथ यात्रा का आरंभ करते हुए, अयोध्या की तरफ कूच करते हुए इस देश के चंद राजनेताओं ने देश को भ्रमित किया, भरमाया, उकसाया और कईयों को मौत की कगार पर ढकेल दिया और बाबरी मस्जिद का हत्याकांड बना। साथियों, अयोध्या के बाद ही नहीं, रथ यात्रा शुरू होते हुए हम लोग बैठे थे भोपाल में, लेकिन एक प्रकार की हताशा थी, क्या हम रथ रोके? हमने रथ नहीं रोका। ये हमारी बड़ी भूल आज महसूस हुए बिना नहीं रह सकती है। लेकिन साथ साथ इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने जो हर बार योगदान दिया है, ओबेदुल्ला ने भी मंगल पांडे के साथ जो शहादत दी है, आज़ादी आंदोलन के ही प्रेरणा के स्रोत वो है अगर, तो हमारे साथ गांधी, अंबेडकर, लोहिया की, कमला देवी चट्टोपाध्याय और सरोजिनी नायडू की, जयप्रकाश और विनोबा की हमारी विरासत है। कार्ल मार्क्स के भी सिद्धांतों को मानते हुए हम लोग गांधीवाद से मार्क्सवाद तक जोड़ते हुए एक आज की परिस्थिति का, एक आज की विचारधारा के तहत विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। हम बढ़ेंगे और कभी न कभी मंजिल तक पहुंचेंगे, ये विश्वास भी व्यक्त किया। और उसी से निर्माण हुआ जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय का। लेकिन एक और विशेष प्रक्रिया देश में उस समय चल रही थी जिसका जिक्र हुआ है, मैं केवल झलक से दिखा रही हूँ जो सबके आंखों में छाई हुई है।
वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण और उसके ही तहत कंपनियों के प्रति उदारता और उदारीकरण का जो एक नया पूंजी निवेशवाद, नया उपनिवेशवाद सामने आ रहा था, उसको लेकर, और वो 1970 के दशक के अंत से शुरू होता हुआ और वैश्व की पूंजी को यहाँ लाता हुआ जो आघात और हमला हर एक के अपने जीने के और जीविका के संसाधनों पर हो रहा था, वो संविधानिक नहीं है। वो संविधान के मूलभूत अधिकारों और सिद्धांतों के ही नहीं, मार्गदर्शक सिद्धांतों के तहत भी गलत है और असंविधानिक है, ये कहते हुए वो हमारा दूसरा सूत्र बना। तो एक बाजू जातिवाद और सांप्रदायिकता का विरोध, और जातिवाद में, जातीय शक्तियों में न केवल धर्म भेद के आधार पर चलने वाले मूल तत्ववादी, लेकिन जाति को अपनी जिंदगी से लेकर चुनावी राजनीति तक अपना मुख्य आधार बनाने वाले तमाम राजनेता और समाज भी धिक्कारते हुए हम लोग विरोध करते रहे। और दूसरा सूत्र ये, एक झूठी वैश्विक नाम की लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की झलक न दिखाने वाली ऐसी आर्थिक नीति का विरोध। पर केवल विरोध के लिए विरोध नहीं, तो तीसरा खंभा, तीसरा सूत्र हमारा वैकल्पिक विकास नीति का होगा, वैकल्पिक हर क्षेत्र की नीति का होगा, वैकल्पिक राजनीति का होगा। ये भी बात जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय ने स्पष्ट रूप से रखी थी और हम लोग आगे बढ़ते ही गए। बहुत सारे जगह जगह आज स्वर्गीय बनवारी लाल जी शर्मा भी हमारे साथ नहीं है, थॉमस कोचेरी जी भी नहीं है। हम सब लोगों ने जो देश की यात्रा की, उत्तर पूर्व भारत से दक्षिण तक, उस पूरे यात्राओं से संगठनों को जुड़ने का काम हुआ और सही अर्थ से समन्वय बना। तय हुआ कि इसे हम जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय ही कहेंगे, कोई संगठन नहीं नाम देंगे, कोई आंदोलन नाम भी नहीं देंगे, क्योंकि एक खुली प्रक्रिया रहेगी। और उस प्रक्रिया के तहत आखिर 1996 के मार्च में जब हम लोग एकत्रित हुए सेवाग्राम में, तब हम लोगों ने एक व्यवस्थित संरचना का भी गठन किया। मुझे याद है कि हवाला का समय था, घोटालों का वह राजा कहा जाता था, आज तक उसका सही अर्थ से निकाल नहीं लगा, लेकिन भ्रष्ट आचार और भ्रष्ट विचार के तहत हमारे राजनेता जो एक दुर्दैव से बहुत बड़ा अहम भाव और लोगों को एक परिघ की तरफ धकेलने का एक हमले जैसा स्वरूप दिखा रहे हैं, उसको भी चुनौती क्या हमारे जन आंदोलन ही दे पाएंगे, ये सवाल हर बार उठाया था। और सेवाग्राम के उस पहले राष्ट्रीय अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि हम लोग किसी भी हालत में जन आंदोलनों को अराजनीतिक नहीं बनने देंगे। पर जन आंदोलन जिस संघर्ष और निर्माण के तहत चलते हैं, वो भी अपने आप में एक राजनीति होती है। ये विश्वास और ये अधोरेखित करते हुए हम लोगों ने आगे बढ़ना तय किया। साथियों, पहला संघर्ष तय हुआ एनरॉन के खिलाफ का। आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो एनरॉन एक प्रतीक दिखाई देता है, न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में जो गलत निजीकरणवादी नीति आई उसका, न केवल गलत प्रकार के जनतंत्र के खिलाफ विश्व की कंपनियां और विश्व की सरकारों के साथ विविध एग्रीमेंट्स, करार, अनुबंधों का सिलसिला चल रहा है उसका। एनरॉन एक प्रतीक था कोंकण के सह्याद्री के कोख में बैठे हुए हमारे मेहनतकश समाजों का, महिलाओं का, मछुआरों का कोई आधार, राय, सहमति न लेते हुए आगे बढ़ने वाले विकास नियोजन का। और उस तमाम मुद्दों को लेकर जब हम लोग साथ में खड़े हुए, मुझे याद है कि गैब्रिएला बहन आई तमिलनाडु से दसाओं को लेकर और जेल में रही चिपळूण के। आज मृणाल ताई गोरे हमारे साथ नहीं है, मृणाल ताई जी भी अपनी टीम लेकर आई और रही पुलिस कस्टडी में। हमारे साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के विनय विश्वम जी आज है, उनकी अपनी ट्रेड यूनियन महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की गोलंदाज जी के साथ वो भी आकर खड़े हुए। पर पश्चिम बंगाल से 40 संगठनों का जत्था आया, हर राज्य से जत्थे आकर उस चिपळूण में रहे, जिसके गजानन खातू जी भी आज यहाँ मौजूद है। हम लोग ये समझते हुए कि इसी प्रकार से एकत्रित आकर एक दूसरे को साथ देकर अपने अपने क्षेत्रीय और स्थानीय संघर्षों से लेकर एक राष्ट्रीय संघर्षों तक आगे बढ़ने का यही समय है। और उसके बिना कोई भी छोटी बड़ी लड़ाई हो या कोई भी सही विकास
निरंतरता, समता और न्याय की दिशा में ले जाने वाला निर्माण कार्य हो, हम लोग उसमें सफल नहीं हो सकते हैं। ये भरोसा अपने आप पर आत्मविश्वास था, अहंकार नहीं। क्योंकि हम जानते थे कि डंकेल प्रस्ताव और गेट के सामने जब हम दिल्ली में सबसे पहली हजारों की रैली लेकर खड़े हुए तो वो आगे बढ़ने ही वाला था और विश्व व्यापार संगठन बनने ही वाला था। तो साथियों, WTO बन ही गया। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर से लेकर अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाला है, वहां तक वो प्रक्रिया आगे बढ़ी है। तो हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे कहते हुए भी डटकर जरूर खड़े हैं। कुछ जगह जीते भी हैं, जैसे एनरॉन। अपने करतूतों से ही नहीं, हम लोग एग्जिम बैंक तक पहुंच गए थे, सब चीज़ें घोषित भी नहीं की थी, पर हमने उनको दिया हुआ आर्थिक सहायता भी रोकी और तमाम घेरते हुए भाई बहनों ने एनरॉन को अपनी जगह दिखाई। उसी समय नर्मदा का संघर्ष भी चोटी पर पहुंच रहा था। तमाम देश भर के साथियों ने जो नर्मदा को सहाय दिया, समर्थन दिया, सहभाग लिया, उसको आज और आज के ही दिन केवल आभार व्यक्त करने का नहीं, पर याद करने का वक्त है। आज ही नरेंद्र मोदी इसी वक्त सरदार सरोवर बांध पर खड़े हैं। सरदार पटेल के स्टैचू का 3000 करोड़ का उद्घाटन करने जा रहे हैं, पर साथ साथ बिना मंजूरी गरुड़ेश्वर वैर और मंजूरी की शर्तों की पूर्ति न करते हुए गैर कानूनी और असंवैधानिक रूप से सरदार सरोवर नाम के बांध को 122 मीटर से 139 मीटर तक बढ़ाने वाले गेट्स लगाने का भी उद्घाटन कर रहे होंगे। लेकिन हमारे आदिवासी गुजरात के वहीं पहले गांव में डटे हैं, वहीं दूसरे गांव में डटे हैं, तीसरे गांव में डटे हैं। शालाएं चल रही है, बड़े बड़े गांव, किसान मजदूरों के, मछुआरों के, कारीगरों के, व्यापारियों के शाला, दवाखाने, केले पपीते के बगीचे और मंदिर मस्जिदों के साथ भी, एक मंजिली मकानों और एक नगर के साथ भी अपने जगह पर बैठे हुए हैं। डूबेंगे पर हटेंगे नहीं, ये नारा और संकल्प है। साथियों, ऐसे कई सारे संघर्ष जो देश के कोने कोने में उसी वक्त शुरू हुए थे, उन सब को याद करते हुए हम लोगों ने देखा कि उन संघर्षों में ये समन्वय की, समर्थन की ताकत बहुत काम आई। हमारी साथी अरुणा रॉय जी ने जैसे समर्थन दिया, या योगेंद्र यादव जी बैठे हैं, लेखक, राजनीतिक विश्लेषक, कलाकार, पुष्पाताई जैसे समीक्षक, डॉक्टर साहब के जैसे भूतपूर्व नौकरशाह, अनिल सदगोपाल जी जैसे शिक्षा तज्ञ, भाई वैद्य जी जैसे भूतपूर्व मंत्री ही नहीं, कायम एक समाजवादी विचारक, सभी ने, भाऊ बुस्कुटे जी तक, विद्या बाल जी तक जो साथ और समर्थन दिया, वो एक जन सहयोगियों के जमावड़े का योगदान बताने वाला है और वो हर आंदोलन ने महसूस किया है और उसी का आज हम लोग एक प्रकार से सम्मान कर रहे हैं। अगर ये जन सहयोगियों की साथ नहीं होती है तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यही बात कभी कभी सामने आती है, दिखाई देती है। और इसीलिए वो आंदोलनों का एक पूरा एक अरेना, एक पूरा दायरा कैसे कैसे और किस किस से बुनता रहा। यहाँ कई सारे अधिवक्ताएं आए हैं, कई सारे बैंकर्स आए हैं, TR भट्ट जैसे कर्नाटक से, मकरंद साठे जी जैसे कलाकार आए हैं, बाबा अढ़ाव जी आज वर्धा में हैं, उनको भी बुलाया गया था। बहुत सारे गांधी, फुले, अंबेडकर, शाहू महाराजवादी लोग भी एक साथ आकर हर एक आंदोलन में जब खड़े हुए हैं, तब एक बहुत अनोखा, एक समता, सादगी, स्वावलंबन, ये 3 सूत्रों के आधार पर समन्वय का आधार और साथ हमें दिखाई देता है। और इसलिए साथियों की एक एक आंदोलन की गिनती में नहीं करूंगी, पर जब ये 3 सूत्रों के बुनियाद में जो अयोध्या का भी संघर्ष था, उसको एक विकृत रूप मिलना हुआ हमने देखा। महाराष्ट्र में दंगे हो ही गए थे, पर हम लोगों ने देखा कि वो मर मिटने वाले नहीं थे। तो हम लोगों ने एक यात्रा जो समन्वय की स्थापना के पहले हुई थी, उसके बाद एक दूसरी यात्रा शुरू की और उसमें कुलदीप नैयर जी, राजेंद्र सच्चर जी, जो भी आज हमारे साथ नहीं है, स्वामी अग्निवेश जी, सब लोग शामिल होकर एक प्रकार से सर्वधर्म समभाव की जो एक भूमि और जो एक बुनियाद अयोध्या थी, उसको वहाँ तक हम पहुँचे। हमने शुरुआत की प्लाची मड़ा से, जिसके वेलू ओडी वेणुगोपाल यहाँ आए हैं, कई सत्रों में बात रखेंगे।
प्लाची मड़ा के वेणुगोपाल अगर कहीं हैं तो मैं उनको बुलाती हूँ कि वो आए। अगर एक झंडा लेकर सामने आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। वो कहीं शायद बैठे हुए होंगे। इरोला आदिवासियों के साथ का 2300 दिन का संघर्ष वेलुओडी वेणुगोपाल जी ने आज भी जीता जागता रखा है और कोका कोला फैक्ट्री को बंद रखा हुआ है। एक जोरदार तालियों के साथ इसका स्वागत होना चाहिए। हम लोग जब वहाँ से चले तो हमारे साथ वामपंथी विचारधारा के एम.ए. बेबी जैसे लोग भी थे और गांधीवादी सिद्धराज ढड्डा भी थे, ये भूल नहीं सकते। उस यात्रा का नाम था देश बचाओ देश बनाओ यात्रा। आज भी वो नारा बहुत ही समर्पक लगता है, इसलिए शायद हम लोग सब लोग मुट्ठी बंद करके जोर से कहें, अपने आप का ताकत और विश्वास महसूस करें। देश बचाओ देश बचाओ देश बचाओ। भूमि जल और नदियों को आज जोड़ते तोड़ने की बात जो चल रही है, पोलावरम जैसा आंध्र प्रदेश का बांध भी खतरे से भरा हुआ आगे बढ़ाने की कोशिश चल रही है, उसको लेकर प्लाची मड़ा का संघर्ष आज भी प्रेरणा देता है। प्लाची मड़ा के साथ साथ राजा तालाब का नंदलाल भाई के युवा नेतृत्व में चल रहा संघर्ष, जिसने भी फैक्ट्री को एक प्रकार से नज़रअंदाज करने के लिए मजबूर किया है, वो भी आज हमें प्रेरणा देता है। और इसीलिए प्लाची मड़ा से शुरुआत होते हुए हम लोगों ने जताया ग्राम सभा का अधिकार। वहाँ की ग्राम सभा की मंजूरी के बिना कोका कोला फैक्ट्री नहीं चल सकती, ये जाहिर करते हुए वो संघर्ष चला, आज भी चल रहा है। और आज उसका एक अंतिम छोर तक हम कैसे पहुँचे हैं वो मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन प्लाची मड़ा से चल रही यात्रा अयोध्या तक पहुँचते पहुँचते देश भर में एक बात फैल चुकी थी, क्योंकि अयोध्या के 2 साथी हमारे साथ थे। सुरेश शुक्ला जी उनमें से एक थे जो बार बार बताते थे कि अयोध्या में सैकड़ों मंदिरें हैं, सैकड़ों मंदिरों की जमीन नवाबों ने दान की हुई है, मंदिरों के गमछे मुस्लिम बुनकर बुनते हैं, झंडू के फूलों के हार मुस्लिमों के खेतों से आते हैं। अयोध्या ही सर्वधर्म समभाव की भूमि होने के कारण ईरान की रानी ने वहां दफन करवाया है। और ऐसी यात्रा जब अयोध्या में पहुंची, सही में सर्वधर्म समभाव का एक माहौल बना। हम पूरे अयोध्या में घूमे। इस यात्रा के साथ जो जोड़ने की बात होती है, उसके साथ साथ वैचारिक स्पष्टता की। हम जिन तबकों की बात करते हैं उनमें एक बाजू दलित आदिवासी है, बहुजन समाज के लोग हैं, तो दूसरे बाजू सांप्रदायिकता का शिकार बनते रहे। अयोध्या के ही कारण नहीं तो कई सारे बॉम्ब ब्लास्ट के कारण भी आज भी जिनके कई सारे युवा साथी जिस समाज के सड़ रहे हैं जेलों में के गुनाह होते हुए, उनकी याद हम करते हैं। उनको साथ लेने की पूरी तैयारी इनमें से हर एक तबकी की समन्वय की रही और पूरी कोशिश रही। कभी हम सफल हुए, कभी हम नहीं भी हुए। सांप्रदायिकता के आधार पर अल्पसंख्यकों को जिस प्रकार से दरकिनार करने की एक साजिश देश में हरदम चली, उसके कारण असुरक्षित महसूस करते हुए उन्होंने जिस राजनीति का आधार लिया, उसने उनको एक प्रकार से धोखा दिया। ये महसूस करते हुए आज जब MIM जैसी मुस्लिम मूलतत्ववादी संगठना भी खड़ी होती है तो उनको भी चुनौती देना जरूरी है। ये समझने वाले ही सर्वधर्मों के साथी मूलतत्ववाद का विरोध करते हुए समन्वय के साथ खड़े हुए। दलितों के जातिवाद का विरोध, आरक्षण का समर्थन, पर साथ साथ जाति निर्मूलन के दिशा में बढ़ना, जो हमें सभी ने सिखाया। जातिवाद के विरोध के साथ साथ जिन्होंने निर्माण कार्य भी बहुजनों के साथ हाथ में लिया, महात्मा फुले जैसे सुधारवादियों ने, उन सबको याद करते हुए समन्वय ने ये बात भी आगे बढ़ाने की कोशिश की। दलितों में कुछ संगठनों ने वैश्वीकरण का विरोध न करने का तय हुआ। उनकी अपनी स्थिति के आधार पर हम जो समझ सके उनसे संवाद में हम डटे रहे, आज भी लगे हैं। लेकिन बहुत सारे संगठन जो दलितों के रोजी रोटी, कपड़ा, मकान का सवाल आज भी वैश्वीकरण के कारण गहराई होता जा रहा है और जाएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य भी नहीं मिल पाएगा, ये समझने वाले हमारे साथ जुड़े रहे। मैं हर चीज़ की बात न कहते हुए इतने ही कहूँ कि ये तमाम तबकों के अधिकार की बात सही तो जीने के और जीविका के आधार पर हमने आगे बढ़ाई और आज तक बढ़ते बढ़ते आपको मालूम है कि विस्थापन का केवल विरोध नहीं, तो जो सार्वभौम सत्ता राज्य खुद को मानता है और लैंड एक्विजिशन, भू अर्जन की ब्रिटिशों की परंपरा चलाता है, उसको नाबाद करने की पूरी तैयारी